हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। यानी कि जो देश के लोग हैं, देश के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे, इसमें जो देश की गवर्नमेंट है यानी कि जो देश की सरकार है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन ऑफ पीपल विद देयर गवर्नमेंट, यानी कि जो देश के लोग होते हैं, लोगों का क्या रिलेशन होता है अपने देश की सरकार के साथ। और इसके अलावा हम देखेंगे हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट कौन से होते हैं, और हम जानेंगे हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में। और इस टॉपिक के अंडर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। और इसके अलावा हम बात करेंगे डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कॉमन पीपल टू गेट हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि जो देश के आम लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है देश में हेल्थ फैसिलिटीज लेने के लिए। और इसके अलावा हम जानेंगे कुछ सोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। और ऐसे ही हम दो केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हैं केरला एक्सपीरियंस और कोस्टा रिकन एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है कि देश का क्या मतलब होता है। जब हम कहते हैं कि मेरा देश भारत या मेरा देश हिंदुस्तान या माय कंट्री इंडिया या भारत माता की जय, तो क्या मतलब होता है देश का, क्या मतलब होता है माय कंट्री इंडिया का, क्या मतलब होता है भारत माता का। तो अगर आप ये कहेंगे कि देश का मतलब होता है यहाँ की जो मिट्टी है, जो यहाँ की ज़मीन है, जो यहाँ के खेत हैं, जो ये पहाड़ हैं, जो ये नदियाँ हैं, जो ये जंगल हैं और ये जो समंदर हैं, ये सब कुछ हमारा देश है, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी बात कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश का मतलब सिर्फ ये ज़मीन, सिर्फ ये पहाड़, सिर्फ ये नदियाँ और सिर्फ ये समंदर है, तो ये नदियाँ, पहाड़, समंदर तो हमारी पूरी अर्थ में है। अगर आप हमारी अर्थ के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो आपको ये नदियाँ, पहाड़, समंदर हर जगह मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या है हमारे देश में जो हमें दुनिया के बाकी सारे देशों से अलग बनाता है? ऐसा क्या है जो हमें हिंदुस्तान बनाता है? तो जब हम कहते हैं देश, तो कोई भी देश बनता है देश में रहने वाले लोगों से। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग। और ये जो लोग होते हैं ये हवा में तो रहते नहीं हैं, लोग रहते हैं ज़मीन में। तो यहाँ से जो ज़मीन या कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये जुड़ता है देश के कॉन्सेप्ट के साथ। तो देश का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह। अब लोगों का जो कलेक्शन है, यानी कि लोगों का जो एक ग्रुप है, यानी कि जो लोगों का एक समूह है, उसको देश कब कहेंगे? जब उस कलेक्शन ऑफ पीपल में कॉमन कॉन्शियसनेस हो। अब ये कॉमन कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप है लोगों का, जो कलेक्शन है, वो सब लोग खुद को एक मानते हों, वो सब लोग खुद को एक हिस्सा मानते हों। अब ये कॉमन कॉन्शियसनेस आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए मान लीजिए आज के टाइम में पंजाब में 10 लोग मारे जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। अगर उड़ीसा में 10 लोग मारे जाते हैं तो भी हमें बुरा लगता है। अगर तमिलनाडु में 10 लोग मारे जाते हैं तो भी हमें बुरा लगता है। और अगर असम, नागालैंड, मिज़ोरम, इन सब जगहों में भी 10 लोग मारे जाते हैं तो भी हमें बुरा लगता है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में 10 लोग मारे जाएं, या अमेरिका में 10 लोग मारे जाएं, या ऑस्ट्रेलिया में 10 लोग मारे जाएं, तो भी हमें बुरा लगता है इंसानियत की खातिर, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता। क्यों? जितना बुरा हमें असम या तमिलनाडु या पंजाब में मारे हुए लोगों के बारे में लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बसी हुई है कि वो जो लोग हैं वो लोग हमारा हिस्सा नहीं है, जबकि ये जो लोग हैं जो तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, इन सब जगहों में हैं, ये सब लोग हमारा हिस्सा हैं। तो इसे कहते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस, यानी कि हम खुद को किन लोगों का हिस्सा मानते हैं, हम खुद को किन जगहों का हिस्सा मानते हैं, उसे कहते हैं कॉमन कॉन्शियसनेस। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि देश का क्या मतलब होता है। तो अब इस नज़र से देखा जाए, कॉमन कॉन्शियसनेस की नज़र से देखा जाए, तो जब हम कहते हैं मेरा हिंदुस्तान या भारत माता, तो हम सब लोग हिंदुस्तान हैं।
हम सब लोग भारत माता हैं, जितने भी लोग इस देश में रहते हैं हम सब लोग भारत माता हैं। अब ये जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, यानी कि जो लोगों का एक समूह है या लोगों का जो एक ग्रुप है जिनको हम एक देश कह सकते हैं, उन लोगों को कोई एक ऐसा धागा है जो जोड़ के रखता है। ये धागा जो इन तमाम लोगों को जोड़ के रखता है और एक देश बनाता है, ये धागा कोई सा भी धागा हो सकता है, चाहे वो रेस का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे कल्चर का हो या हिस्ट्री का हो। अब चलिए बात करते हैं कि जो हमारा देश है, हमारे देश के जितने लोग हैं उनको कौन सा धागा जोड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं रेस से। क्या हमारे देश में सिर्फ एक रेस के लोग हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में 4-5 अलग अलग रेसेस के लोग हैं। आप अगर देखिए तो नॉर्थ इंडियंस एक अलग रेस के लोग हैं। जो नॉर्थ वेस्ट इंडियंस हैं, वैसे नॉर्थ वेस्ट इंडियंस ज़्यादातर लोग अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी जो पंजाब के आसपास का रीजन है उन्हें आप नॉर्थ वेस्ट इंडियंस कह सकते हैं। इसके अलावा जो साउथ इंडियंस हैं वो द्रविडियन रेस का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हैं वो एक अलग रेस के हैं और उनमें से भी अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं। चाहे आप नागालैंड की बात करें, चाहे मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं। इसके अलावा जो तमाम आदिवासी हैं हमारे देश के, वो भी अलग रेस के लोग हैं। तो हमारे देश में अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इंसानियत का इतिहास देखें तो जो सबसे बुरे क्लैशेस हुए हैं वो रेसेस के बीच में हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है और ये सलाम करने लायक बात है हमारे देश को कि हमारे देश में इतने अलग अलग रेसेस के लोग एक साथ रहते आए हैं, हंसी खुशी सुकून से शांति से रहते आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब चलिए देखते हैं कि क्या लैंग्वेज का धागा हमें एक देश के तौर पे जोड़ता है। तो हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं और उनकी बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें डायलेक्ट्स भी कहते हैं। तो अब हर जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो लैंग्वेज का धागा भी हमारे देश को नहीं जोड़ता है। तो क्या कल्चर हमारे देश को जोड़ता है, ये धागा है? कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि कल्चर में अब थोड़ा सा रिलीजन का हिस्सा आता है, इसलिए वो बात सही है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद देख लीजिए। आप स्टार्ट करिए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के लोगों का खाना पीना देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, उनका पहनावा देख लीजिए, उनके तौर तरीके देख लीजिए, उनके ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल सब अलग है। आप थोड़ा सा नीचे आइए, हिमाचल प्रदेश, वो फिर से एक अलग दुनिया बन जाती है। वहाँ लोगों का खाना पीना अलग है, तौर तरीके अलग हैं, त्यौहार अलग हैं, पूरा सिस्टम जीने का तरीका अलग है। आप थोड़ा सा नीचे आइए, पंजाब फिर से एक अलग दुनिया बन जाता है। पंजाब के लोगों का तौर तरीका, उनके ज़िंदगी जीने का तरीका, उनकी सोच, उनका खाना पीना, उनका नाच गाना, उनके त्यौहार, सब कुछ बिल्कुल अलग है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, राजस्थान। राजस्थान फिर से एक अलग दुनिया है। राजस्थान के लोगों का इतिहास, उन लोगों का खाना पीना, उन लोगों के त्यौहार, उनका पहनावा, उनके सोचने का तरीका, उनके ज़िंदगी जीने का तरीका, सब कुछ अलग है। अगर आप साउथ इंडिया में आ जाइए तो साउथ इंडिया फिर से आपको एक अलग दुनिया नज़र आएगा। उनका तौर तरीका, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका, उनकी सोच, उनका खाना पीना, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाइए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप फिर से आपको एक पूरी अलग दुनिया नज़र आएगी। वहाँ के लोग अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, वहाँ अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग कल्चर्स के लोग, उनके नाच गाने, उनके ज़िंदगी जीने का तरीका, उनकी सोच, नेचर को लेके उनका जो रवैया है, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। अगर आप आदिवासियों की बात करिए तो वो बिल्कुल अलग हैं। तो हमारे देश में अगर आप कल्चर्स के लेवल पे बात कर रहे हैं तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में कि हमारे देश को लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ कहा गया। जब हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में ब्रिटिशर्स आए तो वो हैरान हो गए थे देख के कि ये इतने से एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने तमाम तरह के कल्चर के लोग हैं। ये लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ कहा उन्होंने हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को। तो अब कल्चर का भी धागा हमें नहीं जोड़ता है कायदे से, अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब हमारे देश को एक देश के तौर पे कौन सा धागा जोड़ता है? ये धागा है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का। अब ये इतिहास का धागा हमें कैसे जोड़ता है? एक ऐसा वक्त था इतिहास में जब हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में जितने भी अलग अलग रेस के लोग रहते हैं,
जितनी भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जितने भी अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और जितने भी लोग हैं हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में, उन सब पे अंग्रेज़ों का राज था, यानी कि ब्रिटिशर्स का राज था। और अंग्रेज़ों ने हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन के हिस्से में राज किया और अपनी सरकार बना ली थी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में। और उसके बाद हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में शुरुआत हुई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, यानी कि आज़ादी की लड़ाई की। पूरी इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग हिस्सों से ऐसे तमाम लोग सामने आए जिन्होंने पहले इस बात को समझा, जो पढ़े लिखे लोग थे इस बात को समझ पाए कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं हमारे देश में, किस तरीके से वो खेल रहे हैं हमारे देश के साथ, हमारे देश की इकोनॉमी खराब कर रहे हैं, हमारे देश पे ही राज कर रहे हैं, हमारे ही देश के रिसोर्सेज का यूज़ करके। उन्होंने उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया और उन्होंने हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे अलग अलग वक्त के दौरान, उन लोगों ने अपनी अपनी जिंदगियां लगा दी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग हिस्सों में जा जाकर लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस जगाया। नेशनल कॉन्शियसनेस का क्या मतलब? यही जो कॉन्शियसनेस जिसकी हमने बात करी, ये जो कॉमन कॉन्शियसनेस है, ये नेशनल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर जगाया कि आप सिर्फ इतने से हिस्से के नागरिक नहीं हो, आप पूरे देश के नागरिक हो, पूरे हिस्से के नागरिक हो। और इस वजह से अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो सिर्फ पंजाब के बारे में मत सोचो, बंगाल भी आपका हिस्सा है। अगर आप बंगाल में रह रहे हो तो सिर्फ बंगाल के बारे में मत सोचो, महाराष्ट्र भी आपका हिस्सा है। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में मत सोचो, तमिलनाडु भी आपका हिस्सा है। और अगर आप तमिलनाडु में रह रहे हो तो सिर्फ तमिलनाडु के बारे में मत सोचो, जो बगल में केरल है ये भी आपका हिस्सा है। और वो जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी आपका हिस्सा है, वो भी आप ही का देश है। तो इन सब के बारे में आप सोचो, आपकी पहचान सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, आप पूरे सिविलाइजेशन के नागरिक हो, ये पूरी सिविलाइजेशन आपकी है। तो हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया अपने लास्ट के टाइम में, उन्होंने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों से बात करी, लोगों की तकलीफ़ें सुनी, पब्लिक मूवमेंट्स चलाए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस जगाया। उन्होंने लोगों से अर्ज किया कि लोग अपने अपने घरों से बाहर आएँ, उनका साथ दें, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करें। और सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करके आज़ादी हासिल करना हमारा मकसद नहीं, हमें अंग्रेज़ों से लड़ना भी है, हमें अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर भी निकालना है, और इसके साथ हमें एक देश बनाना है, एक ऐसा देश जो सभी लोगों का होगा, उन तमाम सब लोगों का होगा जिन लोगों को हज़ारों सालों से ऊपर उठने का मौका नहीं मिला। उस देश में सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा, सभी लोगों को बराबरी मिलेगी, सभी लोगों का हक होगा उस देश में। और हम वो जो देश बनाएंगे, सिर्फ आज़ाद होना हमारा मकसद नहीं, हम वो देश बनाएंगे जो देश इतना मजबूत होगा, जो वक्त में आगे चल के उन देशों से टक्कर लेगा जिन देशों ने कभी हम पे राज किया था। तो हमें इतना मजबूत देश बनाना है। तो हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स रहे, उन्होंने ये काम किया, सारे इंडियन सिविलाइजेशन को इकट्ठा किया और फ्रीडम स्ट्रगल किया। और जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तब उन्होंने आज़ादी मिलने के बाद अपना ये वादा भी पूरा किया। ये जो वादा उन्होंने किया था कि हम ऐसा देश बनाएंगे, और ये वादा उन्होंने पूरा किया हमारे देश का संविधान बना के। तो जो हमारा देश है, आवर नेशन इंडिया, ये बना कैसे था? ये बना था तमाम छोटे छोटे एरियाज़ को मिलाकर, जो तमाम एरियाज़ अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ लिए हुए थे, जिनकी पहचान अलग अलग थी, और जो इतिहास में अलग अलग वक्त के दौरान डिफरेंट एम्पायर्स का हिस्सा रहे हैं। ये तमाम एरियाज़ वक्त के लिहाज से देखा जाए तो अलग अलग एम्पायर्स का हिस्सा रहे थे। उन तमाम एरियाज़ को मिला के, उन तमाम एरियाज़ के लोगों को मिला के एक देश बनाया गया। वो देश जिसको आज़ादी मिली
15 अगस्त 1947 को। और ये जब देश बना, हमारे देश में फिर लागू हुआ हमारे देश का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से हमारा देश इंडियन सिविलाइजेशन से, उस इंडियन सिविलाइजेशन से एक मॉडर्न नेशन बना, यानी कि अब एक प्रॉपर देश बना जहां एक रिटन सेट ऑफ लॉज है, एक कानून है, एक नेशनल कॉन्शियसनेस है कि हम सब लोग एक हैं। कश्मीर से लेके, गुजरात से लेके, तमिलनाडु से लेके, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, हम सब लोग एक हैं। ये नेशनल कॉन्शियसनेस है, रिटन सेट ऑफ लॉज हैं और हम सब एक देश बने। चलिए फिर, थैंक यू।